हेलो। कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और पेपर आपका हाफ ईयरली चल रहा है। सभी घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसीलिए हम भी आपके मदद के लिए कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, इसके लिए आपके लिए 10 बजे रात को वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है सबको पसंद आएगा और सबकी तैयारी इससे और बेहतर होगी। मैं यहाँ से कक्षा 11 के भूगोल विषय के लिए एक प्रश्न पत्र लेके आया हूँ और उस प्रश्न पत्र को यहाँ सॉल्व करूँगा। ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हाफ ईयरली परीक्षा के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है, इसलिए आप इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक, अब हम यहाँ से उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को लेके, लेकिन उससे पहले कुछ उसके इम्पोर्टेंट पोर्शन वाले बड़े क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। आप देख लीजिए, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो उसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परतें हैं और उन वायुमंडल की परतों की क्या विशेषताएं हैं। पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी कितनी परतें हैं और उन परतों की क्या विशेषताएं हैं, तो हम उसको क्रमवार समझेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल की परतें हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 1 5। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटते हैं। और जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है और उस क्षोभ मंडल की ऊंचाई है अधिकतम 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके बाद 18 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा पर, यानी समताप मंडल की सर्वोच्च ऊंचाई की सीमा पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पृथ्वी की छतरी का काम करती है। जो भी सूर्य की परावैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें हमारे वायुमंडल में आती हैं, ये ओजोन परत जो है उन हानिकारक परावैंगनी सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। अगर ये ना रहे, ये ओजोन परत अगर जो ना रहे तो उसकी हानिकारक किरणों के चलते हम लोगों को त्वचा का कैंसर हो जाएगा और पृथ्वी का जो भी जलवायु विज्ञान है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, बाढ़, सूखा, तबाही, माने हर तरीके से पूरी तरीके से जलवायु नष्ट हो जाएगी अगर जो ये ओजोन परत न रहे। ठीक, तो हम देख रहे हैं समताप मंडल की सीमा पर ओजोन परत है। ठीक, और जो समताप मंडल है ये अधिकतम 30 से 50 किलोमीटर तक है और इसकी अधिकतम सीमा पर ओजोन मंडल स्थित है। उसके बाद हम आ जाते हैं 50 किलोमीटर से ऊपर जो वायुमंडलीय स्थिति है उसे आयन मंडल बोलते हैं। 50 किलोमीटर से ऊपर जो वायुमंडलीय स्थिति है उसे आयन मंडल कहते हैं। ये आयन मंडल जो होता है ये आयन मंडल है। ठीक, ये 500 किलोमीटर तक होता है। ये 50 से 500 किलोमीटर तक ये आयन मंडल होता है वायुमंडल में। अच्छा, ये आयन मंडल के ऊपर जो अधिकतम सीमा या अनंत अंतरिक्ष कह दीजिए उसे बोलते हैं हम बाह्य मंडल, क्योंकि वहाँ से अनंत अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम इन सारे मंडलों की जलवायु की स्थिति को समझेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, ये हमने पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा बना रखा है, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये क्षोभ मंडल है। अब ये क्षोभ मंडल का मतलब क्या है? क्षोभ मंडल का मतलब वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें सभी प्रकार की जलवायु क्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा, ठीक, बादल, और जो है हिमपात, कोहरा, जो भी जलवायु क्रिया होती हैं, बिजली का चमकना, बारिश होना, बौछार आना, ओला पड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं जो भी जलवायु प्रक्रिया हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल का जैसा कि इसके नाम से ही उल्लेख है, समताप यानी तापमान यहाँ
शांत है, न बहुत तेज हवा है, न बहुत ज़्यादा गर्मी है, न बहुत, सब कुछ सामान्य तापमान है। तो ये जो समताप मंडल है, यहाँ जलवायुविक गतिविधियाँ बहुत शांत रहती हैं, और इस नाते यहाँ पे जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, जिससे उनको किसी भी प्रकार का उड़ने में दिक्कत न हो। ठीक, फिर आते हैं ओजोन परत को। हमने बताया है इसे पृथ्वी की छतरी कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकता है और हमारी पृथ्वी की जलवायु की सुरक्षा करता है। ठीक, तो ये हो गया ओजोन परत। उसके बाद ओजोन परत के ऊपर जो आयन मंडल है, आयन मंडल जो 50 से लेके 500 किलोमीटर तक होता है, ये आयन मंडल की स्थिति का मतलब ये है जो भी उपग्रह पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, पृथ्वी से जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, तो ये सारे उपग्रह जाके आयन मंडल वाले ही पोर्शन में जाके पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम वायुमंडल की बात करेंगे तो ये अनंत अंतरिक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा वायुमंडल की जो परतें हैं उनको देखा। इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है जो ये मॉडल पेपर है कि जो ओजोन परत है ये किस वायुमंडल में है, तो ये हम कहेंगे समताप मंडल की उच्चतम सीमा पे ओजोन परत पाई जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं एक दूसरा प्रश्न जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बन के आ रहा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब हम समझेंगे तो हम यहाँ ध्यान देंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब हम समझेंगे तो हम यहाँ ध्यान देंगे, जो हमारी पृथ्वी है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी हुई है। ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर्पटी, और उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाले हिस्से को यानी पृथ्वी के केंद्र वाले हिस्से को बोलते हैं कोर, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भाग बोलते हैं। अच्छा, इन 3 भागों को 2-2 भाग में बांटते हैं। जो पहली परत हो गई, जो पहली परत होती है भूपर्पटी, भूपर्पटी के ऊपर ही ये पहाड़, पर्वत, मैदान, हम लोगों का घर, रोड, सड़क, ये जो भी है ये सब भूपर्पटी पे है, यानी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे है। ठीक, अच्छा, जो ये भूपर्पटी है इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक जो ऊपर की परपटी है और जो एक नीचे की परपटी है। जो पृथ्वी की परपटी हुई इसकी गहराई जो है 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। देखिए यहाँ पे इंगित किया गया है 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक भूपर्पटी की गहराई है। ठीक, अब उसके बाद इस भूपर्पटी को 2 भाग में बांटा गया, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। अब ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को विभाजित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा निर्धारित कर रखी है। इस सीमा को जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसी के नाम पे उस सीमा का नाम रख दिया गया, और वो सीमा है कोनराड असंबद्धता। जहाँ पे ये 2 परपटियाँ आके मिलती हैं तो उसे असंबद्धता कहते हैं। ठीक, तो ये कोनराड असंबद्धता हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, फिर जो निचली भूपर्पटी है उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाता है, और मेंटल भी 2 भाग में, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल और निचली भूपर्पटी को 2 भाग में जो बांटने वाली असंबद्धता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, मोह असंबद्धता कहते हैं। अच्छा, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को 2 भाग में जो बांटने की असंबद्धता होती है उसे रेपटी असंबद्धता कहते हैं, रेपटी असंबद्धता कहते हैं। ये मेंटल की गहराई कितनी होती है, अच्छा, ये मेंटल की गहराई 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक होती है जमीन के अंदर। मेंटल की गहराई 70 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक भूगर्भ के नीचे होती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम मेंटल के जस्ट नीचे शुरू हो जाता है कोर, और कोर को हम वहाँ बांटते हैं 2 भाग में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो सबसे पहले बाह्य कोर आता है। तो जब बाह्य कोर आएगा तो बाह्य कोर और निचले मेंटल को, ये जो बाह्य कोर है और निचले मेंटल को जो बांटने वाली असंबद्धता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। जो निचली मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच में जो उसको बांटने वाली असंबद्धता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर है और जो आंतरिक कोर है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को बांटने वाली जो असंबद्धता है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। बाह्य कोर और आंतरिक कोर
ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर को बांटने वाली जो असंबद्धता है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अब मैटर होता है कि मेंटल तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, लेकिन ये कोर की गहराई कितनी है? तो कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर आंतरिक तक है, यानी 2900 से लेके 6371 किलोमीटर आंतरिक तक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब उसके बाद क्या होता है, ये एक प्रमुख क्वेश्चन था, इसके संबंध में आपको जवाब मिल गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। अब यहाँ दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे भूपर्पटी कहते हैं, इसमें सियाल तत्व की अधिकता है। अब ये सियाल 60 फॉर्म है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है भूपर्पटी में। भूपर्पटी किसकी बनी है? ये सिलिका और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता से बनी हुई है। फिर मेंटल में किस तत्व की अधिकता है? यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम तत्व की अधिकता है। फिर जब आएंगे, जब कोर की बात करेंगे, कोर में किस तत्व की अधिकता है? तो कोर में निकिल और फेरस, यानी निकिल और लौह तत्व की अधिकता है। ठीक, कोर में निकिल और लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक ओवरव्यू लिया। ठीक, उसके बाद आते हैं एक अन्य क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि हमारा सौर तंत्र, हमारा जो सौर मंडल है उसके संबंध में एक प्रश्न बन रहा था। वो प्रश्न ये था कि पृथ्वी का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हम देखेंगे सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन क्लियर। अब जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध। ठीक, और पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ये वरुण है, जिसे हम वरुण के नाम से जानेंगे। पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह वरुण है। प्लूटो था जिसे ग्रह के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 2009 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि सभी ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, ये उल्टा परिक्रमा कर रहा था। ठीक, तो इसीलिए ग्रहों की श्रेणी से इसे निकाल दिया गया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो ये सूर्य से जो ग्रह हैं, इनको देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है ये तीसरे नंबर पे आती है। जो पृथ्वी है ये तीसरे नंबर पे आती है। पृथ्वी सूर्य से जो है तीसरे ग्रह के रूप में पृथ्वी आती है। और सबसे गर्म ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह है। ठीक, बुध को मत लगाइएगा, बुध नजदीक है लेकिन उसके बावजूद भी ये गर्म ग्रह नहीं है। इसके ऊपर, शुक्र ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बादलों का एक संघनित स्वरूप पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे जो ताप आता है सूर्य का वो वापस नहीं जा पाता। इसके चलते यहाँ जो गर्मी है वो लगातार बनी रहती है। ठीक, तो इसलिए जो शुक्र है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अब यहाँ देखेंगे कि देखिए पार्थिव ग्रह हमने लिखा है और जेवियन ग्रह लिखा है। तो देखिए सूर्य से जब हम देखेंगे दूरी के हिसाब से, तो जो शुरुआत के चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह जो है स्थलीय रूप में हैं। जो शुरुआती चार ग्रह हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से, जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, अरे ये मंगल है भाई, सॉरी, ये मंगल है। हाँ, तो जो सूर्य से दूरी के हिसाब से जो चार ग्रह हैं क्रम से, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों पार्थिव ग्रह कहा जाता है? पार्थिव ग्रह का मतलब होता है ऐसे ग्रह जो स्थलीय रूप में हैं, तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इनके बाद जो है, ये मैंने एक काले रंग का डॉट लाइन बनाई है, एक पेटी बनाई है, ये असल में एक तरीके का उल्का, ये धूल कण हैं। अंतरिक्ष में धूल और पत्थरों के ये बड़े बड़े कणों की एक पेटी है जो इन पार्थिव ग्रहों के बाद पाई जाती है। ठीक, ये भी हमारे सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन पार्थिव, इसे जो है एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और इसके बाद जो ग्रह पाए जाते हैं,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह जो हैं, इन ग्रहों को जेवियन ग्रह कहते हैं। जेवियन ग्रह क्यों कहते हैं? इन ग्रहों में, क्योंकि ये ग्रह स्थलीय रूप में नहीं हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह जो हैं, इन्हें जेवियन ग्रह कहा जाता है। ये शुरुआती 4 ग्रहों के बाद जो ये ग्रह हैं, इन्हें जेवियन ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रह स्थलीय रूप में न होकर गैसीय रूप में हैं, और गैसीय रूप में होने के चलते यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम तत्व की अधिकता है। हाइड्रोजन और हीलियम तत्व की अधिकता होने के चलते ये ग्रह हैं, ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं। भले ये विशाल हैं, बड़े हैं, लेकिन गैसीय रूप में हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने पार्थिव ग्रह को समझा और जेवियन ग्रह को समझा, और भी जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया। अब उसके बाद हम इसके अन्य प्रश्नों को समझेंगे जो आपके इस परीक्षा के मॉडल पेपर के रूप में आया है। देखिए, जो पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की उपशाखा किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल की उपशाखा में जलवायु विज्ञान प्रमुख रूप से आता है। भौतिक भूगोल की उपशाखा में जलवायु विज्ञान प्रमुख रूप से आता है। अच्छा, उसके बाद प्रश्न आ रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा ग्रह स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत के पूर्व में ये हो गया अपना प्यारा भारत, ठीक, ये भारत हो गया। अब भारत के पूर्व में कौन कौन सा देश है? तो ये हो गया चीन हो गया, ठीक, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक, थाईलैंड हो गया, ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर वियतनाम, ठीक, फिर वियतनाम, फिर लाओस, फिर कौन सा, फिर आ जाएगा ताइवान। ये सारे देश भारत के पूर्व में आएंगे। बहुत सारे देश, फिलीपींस, सब बहुत सारे देश भारत के पूर्व में आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का क्षेत्रफल। ये पूरा क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। फिर अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक नक्शा हम बनाएंगे। एक मिनट। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को हम देखेंगे। हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ लिया है ना, काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ लिया है। अब यहाँ ध्यान से हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है ना। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो भारत है हमारा प्यारा, ठीक, ये है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 32 डिग्री 6 मिनट, और ये है 67 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, 67 डिग्री 8 मिनट से ले। देखिए, ये है भारत का। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांश रेखा हो गई,
और ये देशांतर रेखा हो गई। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 32 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 32 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 67 डिग्री 8 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। ठीक, अच्छा, ये सबसे पहले ये जो है ये इस तरीके की रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं और इस तरीके की रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो हमने देख लिया भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 32 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, और 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत का हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं हाँ, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का जब हम भौतिक विभाजन करेंगे तो भारत का भौतिक विभाजन 6 भाग होते हैं। भारत को भौतिक रूप से 6 भाग में बांटते हैं। पहला, उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया फिर उत्तर का मैदानी भाग हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा हो गया फिर मरुस्थलीय भाग हो गया। चौथा क्या होगा, ठीक, चौथा हो जाएगा तटवर्ती भाग, ठीक है ना, तटवर्ती भाग। फिर पांचवा हो जाएगा आपका द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय भाग, ठीक। उत्तर का पर्वतीय हो गया, ठीक ना, और फिर उत्तर का मैदानी भाग भी हो गया, फिर मरुस्थली भाग भी हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर तटवर्ती भाग हो गया, फिर द्वीपीय भाग हो गया। देखिए, प्रमुख रूप से हम 5 भागों को ही समझते हैं, लेकिन अध्ययन की पूर्णता की दृष्टि से हमें 6 भाग में इसे देखते हैं। तो जब हम इसको पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का मैदानी भाग, फिर मरुस्थलीय भाग, ठीक, मरुस्थलीय भाग हो गया, फिर तटवर्ती भाग हो गया, फिर द्वीपीय भाग हो गया, हाँ, और ये 6वां भाग जो है पठारी भाग है, 6वां पठारी भाग। तो भारत को जो है भौतिक रूप से 6 भाग में बांटते हैं। पहला पर्वतीय भाग, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा मरुस्थलीय भाग, चौथा तटवर्ती भाग, और 5वां द्वीपीय भाग, और 6वां पठारी भाग, ठीक। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हम भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भाग में बांटते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और पूछा गया है इस मॉडल पेपर में, कि देखिए, अब ये हम ठीक, ये देखिए, ये हिमालय है। प्रश्न है, उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में बताना है। तो हमने ये उत्तर वाला हिस्सा है, और उसका पर्वतीय भाग है। पर्वत भाग में कौन सा, हिमालय है। तो हम हिमालय को देखिए कितने भाग में बांटते हैं। एक हो गया बृहद हिमालय, फिर हो गया लघु हिमालय, ठीक। लघु हिमालय के बाद फिर शिवालिक हिमालय, और इससे भी ऊपर हम लिख दिए यहां पे ये ट्रांस हिमालय,
हिमालय। तो हिमालय कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4। अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को समझते हैं। ये 4 कैटेगरी हमने दिखा दिया। अब ये 4 कैटेगरी जो है, ये 4 कैटेगरी में जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय के उस पार, यानी ट्रांस मतलब उस पार, ये तिब्बती क्षेत्र है। तिब्बती क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र है। तो हिमालय का जो तिब्बती क्षेत्र है, हिमालय का जो तिब्बती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही, इस क्षेत्र को ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के जो हिमालय के उस पार वाला हिस्सा है, तिब्बती क्षेत्र वाला हिस्सा है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद आते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का मतलब हो गया कि बड़ा हिमालय। यहाँ भारत, यहाँ जो है एवरेस्ट वगैरह जो है, एवरेस्ट, ये बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं ना, वो यहीं पे हैं। एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट जैसी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो यहीं पे हैं। अच्छा, हिमालय क्या है? हिमालय का जो विस्तार है, जो विस्तार है, ये काराकोरम से लेके, यहाँ पे काराकोरम पर्वत रेंज है, काराकोरम पर्वत रेंज से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। यानी यहाँ एक नदी बहती है, इसे बोलते हैं सिंध नदी। सिंध नदी से लेके पूर्व में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी की तक है। इस पूरे हिमालयी तंत्र की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ठीक, 2400 किलोमीटर है। और उसके बाद इसको जो है विभिन्न प्रकार, विभिन्न पर्वत श्रेणियों के रूप में बांट के इसे अध्ययन, इसका अध्ययन किया जाता है। तो हमने 4 श्रेणी में बांटा इसको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ये जो हो गया, हमने हिमालय का क्लासिफिकेशन कर दिया और हिमालय की लंबाई कितनी है उसको बता दिया। और जो हिमालय का, देखिए, जो भारत में जो सर्वोच्च चोटी है जिस हिमालय की, वो है कंचनजंगा। वो कहाँ है? लघु हिमालय का हिस्सा है। और ये जो कंचनजंगा चोटी है, ये कहाँ पे है? कंचनजंगा जो चोटी है नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ये नेपाल है ना, ये नेपाल, और ये भारत का सिक्किम राज्य है। इसके बीच में जो है ये कंचनजंगा चोटी है। ठीक, इसकी लंबाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा जो चोटी है, ये भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। केटू के बाद गाडविन ऑस्टिन के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो 8611 मीटर है। और जो विश्व की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है एवरेस्ट, ये कितनी है? ये 8848 मीटर है। ठीक, तो इस तरीके से हमने हिमालय को देख लिया। अब उसके बाद क्या है? जो शिवालिक पर्वत श्रेणी इसकी आती है, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी होती है, शिवालिक। ठीक, अच्छा, इसी जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, अब आप ध्यान दीजिए कि इस शिवालिक पर्वत श्रेणी में ही घास के मैदान पाए जाते हैं। जो भारत का कश्मीर का क्षेत्र है, जो भारत का कश्मीर हो गया, और उसके बाद शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, ये सब जो रमणीय और पर्यटन स्थल हैं, जितने भी टॉप के पर्यटन स्थल हैं हिमालयी क्षेत्र में, वो कहाँ आते हैं? वो लघु हिमालय के अंतर्गत हैं, वो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें जो सुंदर घास के मैदान हैं उन्हें मर्ग कहते हैं कश्मीर में, और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब है ना कश्मीर में। तो ये सब कुछ है वहाँ पे। उसके बाद क्या है, आप देखिए कि शिवालिक में जब हम आते हैं, तो जब शिवालिक में आते हैं तो शिवालिक में पर्वत की जो घाटी है, इसे 2 नाम से जाते हैं, दून और द्वार। तो दून, जो देहरादून है, ये हरिद्वार में है। ये कहाँ? ये शिवालिक पर्वत के अंतर्गत आ जाता है। और जो द्वार है, हरिद्वार है। तो पश्चिमी भाग को दून कहते हैं और पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। ये पर्वत की घाटियों में स्थित है, तो शिवालिक श्रेणी है, इसी घाटी के अंतर्गत ही दून और द्वार पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। इसको और बृहद ढंग से बताया जाएगा जब हम लोग प्रॉपर क्लास लेंगे। अभी तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ बताया जा रहा है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे कि आगे कौन से और प्रश्न हैं जिनको हमें देखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मानचित्र।
मानचित्र के लिए, अब मानचित्र में हम दर्शाएंगे कुछ स्थलों को जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अब हम यहाँ पे जो मानचित्रकार है उसको देख लेंगे। देखिए, मानचित्रकार में सबसे पहले हम भारत के नक्शे को बनाते हैं। हाँ, ये हमने भारत के नक्शे को बना दिया। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न वो ये पूछ रहा है कि लद्दाख कहाँ है, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ है। तो हम आपको बता दे रहे हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी देखिए हमने यहाँ बना दिया। ये कहाँ है? ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले को न से अलग जो लद्दाख वाला जो रीजन बना हुआ है, यही जो है इसी को ही लद्दाख श्रेणी कहते हैं। ये कहाँ है? उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के बगल में जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो है। उसके बाद जो दूसरा जगह पूछ रहा है कंचनजंगा, तो मैंने आपको अभी बताया ये लद्दाख हो गया, लद्दाख और कंचनजंगा। तो मैंने बताया सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ये पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है? ये ये जंगा है, कंचनजंगा। कितनी है? ये 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये पता है कि आपका ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और दक्षिण भारत के बीच में ये रामेश्वरम नाम का जो जगह है तमिलनाडु राज्य में, इसके बीच में ये मन्नार की खाड़ी है। ये कौन सी है? ये मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है दमन दीव। तो देखिए ये गुजरात में दमन है, ये गुजरात में दमन है और महाराष्ट्र में ही दीव पड़ता है। तो ये दमन दीव है, ठीक नहीं, सॉरी, ये जो दमन दीव है ये गुजरात में है और दादरा नगर हवेली आपका महाराष्ट्र में है। दमन दीव गुजरात में है और दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका लक्षद्वीप पूछ रहा है। तो ये जो भारत के अरब सागर, ये कौन सा है? ये अरब सागर है। अरब सागर, अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये छोटे छोटे द्वीपों की जो श्रृंखला है ना, लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी है कवारत्ती। इस प्रकार हमने आपके भूगोल के प्रश्न के लिए पूरे सिलेबस से एक मॉडल पेपर तैयार किया और उस मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस कराई। उम्मीद है इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो गया होगा और इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न जानना है या समझना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। परीक्षा के लिए आगामी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस रात्र के लिए शुभ रात्रि। ठीक।